हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सस्ता इंजीनियर ट्यूटोरियल्स। और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे डिज़ाइन थिंकिंग का टॉपिक, जो कि है अंडरस्टैंडिंग डिज़ाइन थिंकिंग एंड इट्स प्रोसेस मॉडल। तो सबसे पहले देखते हैं डिज़ाइन थिंकिंग क्या है। डिज़ाइन थिंकिंग इज अ क्रिएटिव एंड स्ट्रक्चर अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग दैट फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग यूजर्स नीड्स एंड डेवलपिंग इन इनोवेटिव प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। तो देखो, डिजाइन थिंकिंग क्या है? क्रिएटिव एंड स्ट्रक्चर अप्रोच है प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेके। तो इसके अंदर हम मेनली फोकस काय के ऊपर करते हैं? डिजाइन थिंकिंग के अंदर यूजर के अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, और जो भी हम डेवलप कर रहे हैं इनोवेटिव एंड हमारे जो सॉल्यूशन हो वो प्रैक्टिकल हो। तो यही सेम हमने जैसा प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो डेफिनेशन के अंदर देखा था डिजाइन थिंकिंग के, तो उसमें भी सेम ही था। और इसी वजह से जैसा अब इसके अंदर यूजर की नीड्स आ गई है, फिर बाद में जो भी हम डेवलप, जैसा ये फोकस करता है इनोवेटिव के ऊपर, और सॉल्यूशन भी कौन से चाहिए हमें? प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के ऊपर। जैसा हम ऐसा नहीं कि जैसा थेरोटिकल दे दी या फिर हम बस जस्ट लॉजिकल सोच रहे हैं, नहीं, हमें इससे करके देखना है। डिजाइन थिंकिंग मतलब सिर्फ मतलब थिंकिंग का मतलब सिर्फ सोचना नहीं है, इसके अंदर हम करते हैं। सब प्रोटोटाइप रेडी करेंगे, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, अगर से हमें सॉल्यूशन नहीं मिला तो फिर डबल से दूसरा क्रिएट करेंगे। तो ये इटरेशन चलती रहती है। तो यहाँ पे हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं। ठीक है। इट combines empathy, creativity and rationality to match what is desirable for users with what is technically feasible and economically viable। तो देखो, तो व्हाट इज टेक्निकली फिजिबल एंड इकोनॉमिकली वायबल, अब यूजर के वास्ते क्या सही है? तो इसके अंदर एक ही हम तीन चीजों को कंबाइन करते हैं इस प्रोसेस के अंदर। फर्स्ट वन इज इम्पैथी, सेकंड वन इज क्रिएटिविटी एंड थर्ड वन इज रैशनैलिटी। तो देखो, इम्पैथी के अंदर क्या है, ये हमारे फर्स्ट फेज भी है। हमने 5 फेज मॉडल देखा था, उसके अंदर ये फर्स्ट फेज भी है। तो इसके अंदर क्या है कि हमें पता चलता है कि यूजर की क्या नीड्स है, उसके ऊपर जैसा हमारे जो भी हमारे पास प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हमारे पास बेटर अंडरस्टैंडिंग रहती है, हमें पता रहता है कि हमें क्या सॉल्यूशन में चाहिए, है ना। अब सेकंड वन इज क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी से हम क्या करेंगे कि अब हम यहाँ पे जैसा सॉल्यूशन सोचना चालू करेंगे, इसके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब हम जैसा इसकी वजह से कि नहीं, हम हमारे पास जैसा हम मल्टीपल सॉल्यूशंस को लेके आ सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि ये प्रॉब्लम के लिए ऐसा एक ही सॉल्यूशन हो, एक प्रॉब्लम के लिए मल्टीपल सॉल्यूशंस रहेंगी, और उसके लिए अप्रोचेस अलग अलग रहेंगी। तो ये अप्रोचेस लेके आएंगे, हम आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चालू करेंगे क्या, हाँ, कौन सा सॉल्यूशन बेस्ट रहेगा, या फिर ये इसके लिए हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। एंड थर्ड वन इज रैशनैलिटी। अब रैशनैलिटी के अंदर हम क्या करेंगे? डिसीजन मेकिंग लॉजिकली सोचेंगे कि आप हमारे पास जैसे इतने सॉल्यूशंस है, ये हमारे पास प्रॉब्लम है, अब इसके वास्ते हम, ये हमारे ऊपर रहेगा कि जैसा हम क्या डिसीजन लेते हैं, कौन सा सॉल्यूशन को पिक करते हैं। ठीक है। हम इन सिंपल टर्म्स, डिजाइन थिंकिंग इज इक्वल टू ह्यूमन सेंटर्ड इनोवेशन। It's not only for designers, engineers, entrepreneurs, educators and managers use it to create better products, service and systems। तो देखो, ये सिर्फ डिजाइनर के लिए नहीं है डिजाइन थिंकिंग, इसके अंदर आप इंजीनियर्स भी आएंगे, इंटरप्रेन्योर्स भी आएंगे, एजुकेटर्स भी आएंगे, मैनेजर भी आएंगे। तो ये सभी के लिए रहेगा। क्यों? क्योंकि इससे हमारे को जैसा हेल्प मिलेंगी बेटर प्रोडक्ट, सर्विस एंड सिस्टम बिल्ड करने के लिए। अब की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजाइन थिंकिंग, कौन कौन से की कैरेक्टरिस्टिक्स है? फर्स्ट वन इज ह्यूमन सेंटर्ड। तो ये हमें पहले से पता है कि जो डिजाइन थिंकिंग है वो जैसा इसकी डेफिनेशन ही यही है कि ये ह्यूमन सेंटर्ड सॉल्यूशन को प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया है। फोकस इज ऑन यूजर्स, देयर एक्सपीरियंस, मोटिवेशंस एंड इमोशंस। तो बेस मेनली जैसे ये फोकस रहता है यूजर के ऊपर। अब इसका एग्जांपल है डिजाइनिंग अ बैंकिंग ऐप बेस्ड ऑन हाउ कस्टमर्स एक्चुअली यूज इट, नॉट हाउ द बैंक थिंक्स दे यूज इट। ठीक है। आप देखेंगे जैसा आप जितने भी बैंकिंग एप्स है, ये जैसा यूजर फ्रेंडली रहेंगे। जैसा कि अब हम जैसा जैसा बेटर, जैसा कि अब हम देखेंगे कि आप कोई भी एक गूगल पे का एग्जांपल ले ले। आप गूगल पे के अंदर आप देखेंगे मनी, जैसा हम जब सेंड करते हैं तो वहाँ पे पे का ऑप्शन रहता है ना। तो वहां पे ट्रांसफर का ऑप्शन नहीं रहता है। अब यूजर के लिए क्या सही है क्या नहीं? अब यूजर के लिए जैसा यूजर एक्सपीरियंस के लिए क्या सही रहेगा? अब जैसा कि अब वहां पे हम देखते हैं कि रिक्वेस्ट रहेंगी, पे रहेगा, फिर बाद में हम वहाँ पे बैलेंस चेक कर सकते हैं। लेकिन जो टर्मिनोलॉजीज रहेंगी ना, वो स्लाइटली, जो बैंक के अंदर टर्मिनोलॉजीज यूज होती है वो स्लाइटली डिफरेंट रहेंगी। या फिर वो जिस टाइप के सॉफ्टवेयर यूज करते हैं बैंक के अंदर,
और हम जैसे यूज करते हैं आपको उसके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखेंगे। क्यों? क्योंकि यूजर एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मैटर करता है, यूजर की अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है। Second one is iterative. It is not a one-time process. Designer go back and forth between phases, refining the problem and improving the solution. अब देखो ये वन टाइम प्रोसेस नहीं है, क्योंकि हो सकता है हमने जो फर्स्ट प्रोटोटाइप टाइप या फिर जो फर्स्ट सॉल्यूशन बनाया दिया है, तो वो जैसा पूरा 100% जो यूजर की जो नीड्स है उससे मैच ना हो, और नहीं होगा फर्स्ट टाइम में, तो कोई भी सॉल्यूशन जैसा मैच नहीं होगा। तो इसके लिए क्या है, हम बार बार जैसा जो सॉल्यूशन जैसा जो भी हमारा प्रॉब्लम है उसको रिफाइन करते हैं, फिर डबल से देखते हैं कि हमारे पास जैसा क्या कमी रह गई है, हम और दूसरा सॉल्यूशन क्या हो सकता है, फिर बाद में हम हमारे सॉल्यूशन को इम्प्रूव करते हैं उसके हिसाब से। थर्ड वन इज कोलैबोरेटिव, encourages teamwork between people from different backgrounds, designers, engineers and marketers। सो ये जो भी प्रोसेस रहेंगी कोलैबोरेटिव रहेंगी, तो इसकी वजह से ये इनकरेज करता है टीम वर्क को, क्योंकि मल्टीपल पीपल है कि नहीं, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से इस प्रोसेस के अंदर। Fourth one is experimental. Prototyping and testing are encouraged early so mistakes happen when they are cheap and easy to fix। तो देखो इसके अंदर क्या, हम जब सॉल्यूशन दे रहे हैं तो ये जैसा हमारा एक एक्सपेरिमेंट ही है, कि जैसे हम प्रोटोटाइप बना रहे हैं, तो हम जैसा प्रोटोटाइप जैसा यूजर के पूरे नीड्स के ऊपर जैसा, अब हमारे पूरे मैच ना हो यूजर की जितनी भी नीड्स थी, जैसा जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, रिक्वायरमेंट और जो हमारा सॉल्यूशन है दोनों मैच ना हो, तो हमें कि नहीं एक दूसरा प्रोटोटाइप बनाएंगे, एट्रिशन हमारी यहाँ चलती रहेंगी जैसा हमने ऊपर देखा। तो इससे क्या होगा कि अब जैसा हमारे को मिस्टेक्स तो हो रहे हैं, लेकिन हमें सीखने भी मिल रहा है। तो सीखने भी मिल रहा है, मिस्टेक्स भी हो रहे हैं, लेकिन हमें इतना नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे कि नहीं हमारे पास हम इतने ज्यादा रिसोर्स हमारे यूज नहीं कर रहे, क्योंकि अभी तक के हम सिर्फ जैसा समझ लो डिजाइनिंग की फेज में, हमने अभी तक की बिल्ड नहीं किया कोई बड़ा मॉडल या फिर एक बड़ा सिस्टम बिल्ड नहीं किया, क्या पूरा सिस्टम बिल्ड करने के बाद हमें पता चल रहा है यहाँ पे कि इसके अंदर ये एरर है, या फिर ये चीज गलत है, ये मॉडल सही से काम नहीं कर रहा, अब इसको रिप्लेस करने की जरूरत है, नहीं। हमें कि नहीं स्टार्ट में ही हमें पता चल जा रहा है कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, या हम यूजर नीड से नहीं मैच कर रहे, तो हम तभी चेंज कर दे रहे। हम सिस्टम अभी बिल्ड करना स्टार्ट ही नहीं किए, क्योंकि हम सिस्टम कब बिल्ड करेंगे इसके अंदर, जब पूरा हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा, जब हम श्योर है कि अब ये जो सॉल्यूशन है ये पूरे रिक्वायरमेंट से मैच करता है, यूजर नीड जितनी भी है वो सब मीट्स हो रही है यहाँ पे, तो उसके बाद हम सिस्टम को डेवलप करना स्टार्ट करेंगे। हाँ, लेकिन एक चीज है कि इसके अंदर क्या है, हमारे पास जैसा विद द टाइम हमारे पास न्यू इन्हांसमेंट आते रहेंगे, तो ये चीज अलग हो गई, लेकिन जो करंटली हमारे पास रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर हम ज्यादा फोकस करेंगे। फिफ्थ वन इज क्रिएटिव क्रिएटिव एंड एनालिटिकल बैलेंस। तो देखो जो अप्रोच है वो क्रिएटिव तो है ही, साथ में एनालिटिकल भी है। तो यूजेस क्रिएटिव ब्रेनस्टॉर्मिंग बट आल्सो डेटा एंड रीजनिंग फॉर वैलिडेशंस। तो नेक्स्ट है प्रोसेस मॉडल ऑफ डिजाइन थिंकिंग। तो हमने 5 फेज का मॉडल पढ़ा है, आप उसको देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर को इसके लिए। इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रोसेस मॉडल। अब प्रोसेस मॉडल का इम्पोर्टेंस क्या है, जैसे हम यूज करते हैं तो, लेकिन इसका इम्पोर्टेंट क्या है, प्रोवाइड द सिस्टमेटिक एट फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर फॉर क्रिएटिविटी। अब देखो सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर तो हमें प्रोवाइड करता है ये, और जो फ्लेक्सिबल भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। encourages terms to fail early and learn fast। तो जैसे कि हमने देखा कि की फीचर्स में भी क्या क्या है, अब हम मिस्टेक भी करते हैं, है ना। तो जो भी हम मिस्टेक कर रहे हैं, हमने देखा कि हमारे रिसोर्सेज इतने ज्यादा यूज नहीं हो रहे। तो उससे क्या है, हमारे रिसोर्स तो एकदम अर्ली स्टेज के ऊपर हम ये प्रोसेस करते हैं। तो एकदम अर्ली स्टेज के ऊपर अगर से हम फेल भी हुए तो हमें इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है। तो इससे क्या है, एटीट्यूड अप्रोच भी है, तो इन सब चीजें की होने की वजह से जो अगर से हम फेल भी हुए तो अर्ली फेज के अंदर फेल होंगे, लेकिन हमें लर्न करने को जरूर मिलेगा। ensures that the final solution truly fit user needs। तो ये भी इंश्योर करता है जब तक कि हमें जैसा फाइनल सॉल्यूशन जो भी मिलेगा वो यूजर नीड्स के साथ परफेक्टली मैच होगा। क्यों? अगर से मैच नहीं हुआ तो हम फिर नेक्स्ट एक्सप्रेशन में जाएंगे, जब तक कि हमारे पास जैसा जो सॉल्यूशन है वो परफेक्टली मैच ना हो यूजर नीड्स पे या फिर उसके रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, तो तब तक के हम एट्रेशन करते जाएंगे। हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस ड्राइव इनोवेशन विथ लोअर रिस्क। तो इसके अंदर रिस्क भी कम हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर जैसा हमें स्टार्ट के अंदर ही हम जितने भी जैसा हमारे पास डिफिकल्टीज आएंगी, जितनी भी चैलेंजेस आएंगी, हम उसको इनिशियल फेजेस के अंदर ही इनकाउंटर कर ले रहे हैं मैक्सिमम चैलेंजेस की, तो इसके वजह से क्या जो रिस्क है, रिस्क कम हो जाता है।
क्योंकि देखो, जैसा कि अब हमने इतने जैसा की फीचर्स में बात की, यहाँ पे भी बात की कि जो भी है हम फेल अर्ली हो रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि जितने भी हम अगर से मिस्टेक करें, कुछ हमारे से मिस्टेक हो, या फिर जैसा कि जो सिस्टम है वो जैसा प्रॉपर वर्क ना करे, तो वो हमें अर्ली फेजेस के अंदर मिल रहा है। अगर से यही चीज हमने पूरा सिस्टम बना लिया, सब रेडी हो गया, या फिर हमारा प्रोडक्शन में जाए बाद हमें पता चल रहा है कि नहीं ये चीज प्रॉपर वर्क नहीं कर रही, तो वहाँ पे क्या है, रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम पहले ही फेल हो जा रहे हैं इनिशियल फेजेस के अंदर। पहले ही हमें पता चल रहा है कि ये गलती है, हमें इसे सुधारनी है, उसकी वजह से हम नेक्स्ट इटरेशन में जा रहे हैं, हम इम्प्रूव कर रहे हैं हमारे सॉल्यूशन को, तो इससे क्या है, तो रिस्क कम हो जाता है। ठीक है।